नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है आपको उसमें आपको गिवन है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को ध्यान से समझना, इस पर एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन दो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्या आप इस चीज को असेस कर पा रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, टेक अबाउट 2 ग्राम बैरियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं बैरियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले की बात करूँ, इसकी बात करता हूँ, BaOH और कोई के, देखो बैरियम हाइड्रोक्साइड हो गया BaOH, बैरियम, क्योंकि बैरियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की होती है आपकी 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 2 ग्राम हमने बैरियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में ले लिया। जैसे कि ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब हो गई, इसमें आपने क्या डाल दिया, बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो मान लेते हैं ये आपका क्या आ गया, बैरियम हाइड्रोक्साइड। कितना डाला है आपने, 2 ग्राम। क्या डाला है, BaOH, ठीक है। ऐड 1 ग्राम ऑफ एमोनियम क्लोराइड, और इसमें आपने ऐड कर दिया, इसी में आपने ऐड कर दिया 1 ग्राम एमोनियम क्लोराइड। क्या हो गया, AlCl3। ये भी आपने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसमें आपने अमोनियम क्लोराइड, ओ मैंने एल्यूमिनियम कर दिया क्या, NH, अमोनियम क्या होता है, NH, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड, दैट इज 1 ग्राम, दैट इज 1 ग्राम, ठीक है। एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास, फिर जो भी आपने डाला उसको आपने मिक्स कर दिया। तो ये सारा इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया, ऐसे मिक्स हो गया। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। अब मेरे पास ध्यान से, जब आप बैरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड को ऐड करो, क्या करते हो, ऐड करते हो। जब आप टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करोगे, जैसे ये मान लो टेस्ट ट्यूब है और आपने इसके बॉटम को क्या किया, टच किया, तो आपको कोल्ड सेंसेशन फील होगा। टेम्परेचर बढ़ गया है, कम हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl का ये जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन है आपका, इसने क्या किया, इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तभी तो ये ठंडा हो गया। इसने हीट को क्या किया भाई, जैसे आपको याद होगा हमने पहले कहा था जिंक ग्रेन्यूल्स H2SO4, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म हो गई थी। कोनिकल फ्लास्क क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। यहाँ पर गर्म ना होकर और ठंडी हो गई। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब किया गया, इसकी वजह से टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो। तो अगर रिएक्शन ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ये आपसे पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब हम बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जब हम बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, देन व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, क्या होता है, कोल्ड सेंसेशन होता है। इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। A solution of a substance X is used for white washing। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाइट वॉशिंग के लिए किसको यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसको करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रेट लाइन को करते हैं। अब आपको कहा जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स की, ये किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है, क्विकलाइम। किसका होता है, क्विकलाइम, CO। समझ में आ रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था तो भी मैंने इस चीज को बार बार बोला था। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहता है कि सब्सटेंस एक्स का सॉल्यूशन जिसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब जनरली स्टूडेंट इसमें जाते हैं व्हाइट वॉशिंग देखते हैं तो क्या लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो कहा जा रहा है वो सब्सटेंस एक्स क्या है जिसका सॉल्यूशन आपने यूज किया। भाई कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर को ऐड करते हो तो ये सॉल्यूशन हो गया एक्स का, एंड देन वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो किसका सॉल्यूशन था ये, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो एक्स क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स अबव विद वाटर, जैसे कि अभी आपने देखा। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कैसे दोगे, फर्स्ट पार्ट, सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaO, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaO। पार्ट टू, पार्ट टू, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट करोगे, शेयर को आगे,
जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करोगे देन व्हाट वी विल हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। चले आगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 में जो हमने किया था याद है, स्टॉपर लिया था, रोड लगाई थी, एक में गैस दूसरे के कंपैरेटिवली एक टेस्ट ट्यूब डबल क्वांटिटी में आई थी, तो मैंने क्या रीजन बताया था आपको, मैंने आपको ये कहा था भाई वहां पर हमने क्या किया था, हमने वहां वाटर को लिया था एक मग और उस पर दो इन्वर्टेड हमने टेस्ट ट्यूब को इलेक्ट्रोड्स के साथ लगाया था, बैटरी को ऑन किया तो हमने देखा कि एक जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है इसमें मान लो इतना ही गैप, और दूसरी जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब थी उसमें गैप इतना था। मैंने आपको ये कहा था ये ज्यादा गैप होने का मतलब इसमें इतनी गैस है, इसमें इतनी गैस और इसमें इतनी सी गैस है। मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब ए में जो गैस बनी है वो टेस्ट ट्यूब बी से डबल है। अब गैस बनी कैसे, पहले तो ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, तो वाटर में क्या कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो डबल अमाउंट में गैस है वो ये वाली है, क्योंकि वाटर के फॉर्मूले में 2H होता है और एक ऑक्सीजन होता है। बस यही क्वेश्चन है आपका, तो समझ पा रहे हो, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ ये आपसे पूछा गया है, तो आप कहोगे रीजन क्या दोगे, बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, और जो गैस बनेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, दिस इज द एक्टिविटी 1.9। अभी तक हम 8 एक्टिविटी कर चुके। एक्टिविटी 1.9 में क्या कहा गया, आप ध्यान से समझो। आप एक्टिविटी 1.9 में ये कहा गया आपको, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड। अब क्लीन क्यों करना पहले बताया, तो जैसे कि आयरन नेल आपने लिया उस पर रस्ट वगैरह होता है तो उस रस्ट को रिमूव करने की, तो दैट जो रिएक्शन है वो प्रॉपर, ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, फिर आपको कहा जा रहा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले, एक टेस्ट ट्यूब को आपने मार्क किया एज ए और दूसरी को मार्क किया एज, ठीक है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा मैं ये बता देता हूँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। पहले इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी चीजों को मैं आपको स्पेसिफाई करूं तो आपको ये कहा जा रहा है भैया 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया टेस्ट ट्यूब, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, तो एक आपने फिर ले लिया टेस्ट ट्यूब बी, सीधा टेस्ट ट्यूब बी। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, दोनों में आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। दोनों में जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर है। अच्छा कितनी आयरन नेल्स लेने के लिए कहा गया आपको, 3, ठीक आ गया ना। अब देखो क्या कहना है, अब आपको कहा जा रहा है tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube। आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट ट्यूब बी है, से दिस इज द टेस्ट ट्यूब, ये कौन सी टेस्ट ट्यूब है आपकी, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। टोटल हमारे पास कितनी आयरन नेल्स थी, 3। 3 में से 2 जो है आपने उसको टेस्ट ट्यूब बी में डाला, क्या ये समझ पा रहे हो। एक थ्रेड से बांधा, ये देखो ये थ्रेड है ना, आपने एक थ्रेड से लटका दिया और 2 आयरन नेल को आपने डिप कर दिया टेस्ट ट्यूब। आपके पास कितनी आयरन नेल है, 3, 2 को डिप कर दिया, एक आपकी एज इट इज पड़ी, समझ में आ रहा है। 2 को आपने डिप किया, एक को डिप नहीं किया। अच्छा आयरन नेल का मतलब क्या हो गया, Fe किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब देखो होगा क्या, आयरन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये सल्फेट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ज्यादा ताकतवर मतलब ज्यादा रिएक्टिव, तो ज्यादा रिएक्टिव है। देखो आयरन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कॉपर क्या है पॉजिटिव, और सल्फेट क्या है नेगेटिव चार्ज। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। तो कॉपर सल्फेट से आयरन ने कॉपर को सल्फेट डिस्प्लेस कर दिया,
इसका मतलब ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर क्या आ गया, सल्फेट आ गया, इसके साथ क्या रिएक्ट कर गया, सल्फेट कर गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। Take tie two iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in a test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. एक आयरन नेल को आपने एज इट इज बाहर ही रखा। अब ऐसा जो आपने इमर्स किया, कितने मिनट तक इमर्स किया आपने, 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई? अब आपने क्या किया, 20 मिनट के बाद जो आपने आयरन नेल को टिप किया हुआ था उसको आपने निकाला। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। भैया आपने दो टेस्ट ट्यूब में लिया था ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब ए में तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं डाला है। टेस्ट ट्यूब बी में आपने कितनी आयरन नेल डाली थी, दो, इसमें रिएक्शन हुई है। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या पहले जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू था, क्या टेस्ट ट्यूब बी में अभी भी वो वैसा ही है? और जो आयरन नेल आपने डाली है टिप की है, और जो आयरन नेल आपकी बाहर है, क्या दोनों का कलर सेम है? अब जब आप कंपैरिजन करोगे, जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि कंपैरिजन में जो आयरन नेल आपने टिप की थी उसका कलर तो ऐसा हो गया, ये तो जो बाहर है वो एज इट इज ही है आपकी। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसका कलर देखो कैसा हो। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्यों हो गया, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया, इसके ऊपर सल्फेट इसके साथ रिएक्ट। और अगर आप टेस्ट ट्यूब की बात करते हो तो जो टेस्ट ट्यूब ए थी आपकी, टेस्ट ट्यूब ए, उसका कलर तो देखो अभी भी ब्लू है क्योंकि इसमें तो कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं है। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें उसका कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो गया, फेड हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन ने सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया। क्या इस चीज को समझ पा रहे हो? इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शन कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। Why does the iron nail become brownish in color? अब जो आयरन नेल थी वो ब्राउन, देखा ना अभी ब्राउन कलर आ गया, उसके ऊपर ब्राउन लेयर आ गया। बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है ये केमिकल रिएक्शन। भाई हुआ क्या, जब आपने आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव इसने सल्फेट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, एंड इट बिकम्स FeSO4 दैट इज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन का कलर ब्राउनिश क्यों हो गया, क्योंकि वो आयरन क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट क्यों फेड हो गया, क्योंकि कॉपर सल्फेट से आपको क्या बन गया, कॉपर। समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ पा रहे हो? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेते। अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है? तो जब हम चैप्टर 3 करेंगे वहां मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज करवाऊं। आफ्टर दैट चैप्टर आपको पता होगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव। तो हमें आ गया। अभी के लिए आप इतना समझो कि जिंक जो होता है वो भी कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये भी सल्फेट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। एंड व्हाट वी विल हैव ZnSO4 प्लस कॉपर दैट इज जिंक सल्फेट। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से लेड प्लस कॉपर क्लोराइड करोगे तो भी क्या होगा, लेड जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। व्हाट वी विल हैव, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मैं ये मानूं कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई। क्लियर हो गया? ठीक है। Now next reaction is double displacement reaction. Next reaction is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में क्या कहा जा रहा है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट। आपको कहा जा रहा है आप एक, आपको क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। से दिस इज द टेस्ट ट्यूब। इसमें हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4।
Na2SO, तो सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब और ले ली, इसमें भी आपने एक सॉल्यूशन लिया है, लेकिन ये सॉल्यूशन है बैरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl, दैट इज BaCl। अब आपको कहा जा रहा है दोनों को मिक्स करो, दोनों को मिक्स करो, ध्यान से सुनो। जब आप दोनों को मिक्स करो, क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्या था प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रेसिपिटेट, किसका प्रेसिपिटेट पढ़ा था, लेड नाइट्रेट। और प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, तो कहां पर इकट्ठा हो जाता है, बॉटम में जाके। तो जैसे ही आप इनको मिक्स करोगे, कैन सी दैट, क्या आप ये बॉटम में देख पा रहे हो, जैसे आपने इस टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये देखो बॉटम में दिखाई दे रहा है आपको, ये ये क्या है आपका इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, दिस इज द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, समझ में आ गया, दैट इज बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट विच इज अ प्रेसिपिटेट। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, मींस देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, that is why this reaction is also called as precipitation reaction, that is why this reaction is also called as precipitation reaction। चलू मैं आगे, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको क्या कहा जा रहा है, you will observe that a white substance which is insoluble in water is, जब आप इस रिएक्शन को करोगे, क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, सोडियम सल्फेट, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिया आपने, बैरियम क्लोराइड, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या हुआ, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिससे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऐसा कब होता है, व्हेन देयर इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या, आपने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, सोडियम सल्फेट, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, बैरियम क्लोराइड। एक्चुअल में यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, कैसे देखो, सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, बैरियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। अब हुआ क्या देखो, जो क्लोरीन है ये कहाँ चला गया, सोडियम के पास, NaCl। और ये जो SO4 है नेगेटिव आयन, ये इस पॉजिटिव के पास चला गया। सर दूसरा रीजन ये भी देखो, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो दोनों एक साथ आ गए। बैरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, ये भी एक साथ हो गए। समझ पा रहे हो, जनरली इस तरह से होता है, सेम से वैलेंसी वाले इकट्ठे हो। बट ये जो बैरियम सल्फेट था, ये आपका क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। तो इसमें जो प्रेसिपिटेट है वो ये, प्रेसिपिटेट को कैसे शो करते हैं हम, अगर सिंबल से शो करना हो तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, इट शोज इज अ प्रेसिपिटेट। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, रेज योर हैंड। चले आगे, ठीक है, ओके जी। अब आपको क्या कहा जा रहा है, देखो सच रिएक्शन, क्या कहा जा रहा है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई यही तो आपने यहाँ पढ़ा था, इसमें तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही हुआ था। देखो लेड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट क्या होता है, नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, आयोडाइड नेगेटिव। हुआ क्या, आयोडाइड और लेड एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, तो लेड आयोडाइड बन गया, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो ये जो PpI2 था, ये आपका ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, देख रहे हो ना, व्हाइटिश व्हाइटिश जो यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया। एक्चुअल में तो ये क्या था, ये भी आपका क्या था, लिक्विड था, ये भी लिक्विड। बट आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस कलेक्ट हो गया बॉटम में, तो यही प्रेसिपिटेट। कैन आई से दैट इट इज आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट इज आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है, ओके। तो देखो इसी पर बेस्ड आपका
रिकॉल एक्टिविटी 1.2 जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है आपका, वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम हाइड्रेट। हमने किया था ना यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 में। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, कैन आई से दैट येलो। लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट बना था उसका कलर कैसा था, येलो। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, यस लेड आयोडाइड PiT, यही था ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये भी हमने लिखा था। इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, है ना, क्योंकि वहां पे भी क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले आप समझो, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इसको आप कुछ इस तरह से समझो। बात क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो दूसरा वर्ड क्या है, रिडक्शन। इसको एक्चुअली हम 3 पैटर्न पे डिफाइन कर। फर्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले इतना बताओ, ये समझ में आ गया, ठीक है। रिडक्शन में क्या कहोगे आप, रिडक्शन में इस तरह को कहोगे, इसका अपोजिट कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पॉइंट दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भी क्या होता है, रिडक्शन। तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जज करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन सेकंड, और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपके सिलेबस की बात की जाए ब्रॉडली, हम इसी पर वर्क कर, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर आपको कहा इसके लिए आपकी एक्टिविटी आ गई 1.1, एक्टिविटी 1.1। देखो एक्टिविटी 1.11 में क्या कहा जा रहा है आपको, दिस इज द एक्टिव, दिस इज द एक्टिव। कहता है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर का देखो, कॉपर जो होता है उसका कलर ओरिजिनल क्या होता है, ब्राउन। आपने उसको हीट किया तो मैं बोल सकता हूँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। जब हम बर्निंग की बात करते हैं वहां प्लस हो, जब आप इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर होता है ब्लैक। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। तो हुआ क्या, कैन आई से दैट कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहां पर तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो खत्म ही हो गया ना। तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। इस एलिमेंट का क्या हुआ, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कितनी बात समझ पा रहे हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो क्या कहा जा रहा है आपको, ये आपकी एक्टिविटी हुई है, इसको कहते हैं चाइना डिश, इसको क्या कहते हैं, चाइना डिश। इसमें कॉपर पाउडर आप देख सकते हो, इसका कलर कैसा है, ब्राउन। आपने इसको हीट किया, आपने क्या किया, इसको हीट किया। आपने जब इसको हीट किया तो इसका कलर ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या बन गया आपका, कॉपर ऑक्साइड। देखो क्या कहा जा रहा है आपको, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कॉटेड। वो क्या कहा जा रहा है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कॉटेड। कॉटेड का मतलब, कॉटेड किससे वो कॉटेड हो गया, कॉटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। यानी कि बेसिकली जो कॉपर था, जब आपने उसको हीट किया, जब आपने उसको क्या किया, हीट किया, तो इट बिकम्स कॉपर ऑक्साइड, इट बिकम्स कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। अब ध्यान से सुनना, अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसमें
कॉपर ऑक्साइड पे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, आपने इसमें क्या किया, H2 को ऐड कर दिया। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, यानी कि अगर मैं कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास कर देता हूँ, इसको पास करता हूँ और फिर मैं उसको हीट करता हूँ, तो क्या होगा, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, यानी कि अगेन वो किस कलर में आ जाएगा, ब्राउन कलर। भाई ये ब्लैक कलर किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से तो है। जैसे आपने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटते हुए दोबारा क्या बन गया, कॉपर। और कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, CuO प्लस H2, आपने इसको हीट किया एंड व्हाट विल बी लेफ्ट, Cu प्लस H2O। क्या ये समझ पा रहे हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड से बन क्या गया, कॉपर। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। इसका मतलब ये क्या हो गया, अब यहाँ पर रिडक्शन हो गया, क्योंकि रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो, हाइड्रोजन से बन गया H2O, इसमें क्या हो गया, एडिशन हो गया, तो इसको क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब मैं छोटी सी दो चीजें बोलूंगा, आप हाँ और ना में जवाब देना, सोच समझ के बोलना, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है, CuO की वजह से हुआ है, बोलो। भाई अगर अगर आप यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ किस, मेन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, कॉपर ही है ना। अगर कॉपर अपना ऑक्सीजन नहीं देता तो क्या इसमें ऐड हो जाता, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से आपका दो, कॉपर से जो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ है ना, इसकी वजह से तो हुआ है। भाई मेरे पास ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन आपके पास चली गई। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं आपको, अच्छा ऐसे नहीं समझना तो अब इतना समझो। मेन चीज बताओ, क्या अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भैया यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है या कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर। ये समझ पा रहे हो, किसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का। अच्छा यहाँ पर बताओ, कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर, किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। हमेशा जब बात करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके करो, हमेशा जब आप बात करोगे तो किसको लेके करोगे, लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट को लेके बात होती है कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये रेड्यूस हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो क्या कहा जा रहा है आपको, इफ अ सब्सटेंस इफ अ सब्सटेंस इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने गेन किया, तो कहते हैं इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ये समझ पा रहे हो, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जैसे कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर, तो इसने ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, इट इज सेड टू बी रेड्यूस्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगेन यहाँ पे देखो, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर H2 से H2O होना ऑक्सीडेशन है, और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना रिडक्शन है। दोनों को कंबाइन कर दोगे, अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिड से हो गया रिडक्शन, ऑक्स से हो गया ऑक्सीडेशन, द रिएक्शन बिकम्स रिडॉक्स। समझ में आ गया। देखो आगे क्या कहा जा रहा है आपको, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सम अदर एग्जांपल ये क्या है, ZnO प्लस कार्बन, व्हाट वी हैव, जिंक एंड कॉपर मोनोऑक्साइड। कैन आई से दैट जिंक ऑक्साइड से बन गया जिंक, तो क्या हुआ है, रिडक्शन, वेरी गुड। कार्बन से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा अब यहाँ सोच समझ के बताना, ये MnO2 था, यहाँ से MnCl2, तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2। यहाँ पे HCl था, यहाँ पे बन गया H2O, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ओवरऑल ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। ओवरऑल इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कोई डाउट है तो बताओ।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो देखो जी क्या कहा जा रहा है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो मेन क्राइटेरिया आपके सिलेबस में यही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कि अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है, इट इज ऑक्सीडाइज। एंड इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज रेड्यूस्ड, इट इज रेड्यूस्ड। तो बेस्ट जो आपका डेफिनेशन बनता है इसका, जो बेस्ट डेफिनेशन बनती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो कैसे आप उसको डिफाइन करोगे? लाइक दिस। वो क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडेशन इज व्हाट? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट। ये तो है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया रिडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें दो चीजें आती है, एक कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का देखो मैं परफेक्ट एग्जांपल अगर आपको दूं तो रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन रस्ट हो जाता है, दैट इज, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब मोस्ट आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, या फिर जब आयरन जो होता है गीला हो जाता है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की लेयर आती है तो वो रस्ट होना, दैट इज कोरोजन। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको, परफेक्ट कोरोजन का परफेक्ट एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अलावा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर का कलर उतरता हुआ देखा हुआ, काला काला होना शुरू हो जाता है, दैट इज कोरोजन। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर सम एग्जांपल ऑफ कोरोजन। समझ आ गया? होता क्या कोरोजन में देखो, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट। जब एक मेटल जो है उसके आसपास के सब्सटेंस उस पर क्या करते हैं? अटैक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, तो वो कोरोड होना शुरू हो जाए। कोरोड का मतलब समझते हो? उसकी जो उसकी चमक है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो खत्म होना शुरू हो जाए। जो इतना प्रीशियस मेटल होगा उतना लेस कोरोडेड होता है, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, वो रिएक्ट नहीं करते, तो कोरोडेड नहीं होते, इसलिए वो इतने महंगे होते हैं। इट इज सेड टू बी कोरोडेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। कोरोजन से होता क्या है? तो आप कोरोजन क्या कर सकता है? कोरोजन कॉजेज डैमेज टू द कार बॉडीज, कार की बॉडीज डैमेज है। तो आपने देखा हो कई बार स्क्रैप में जाओ, ऐसी ऐसी हालत बनी होती है कि आप हाथ से भी उसको तोड़ो, इतना वो जंग खा चुका हो, है ना? ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ iron, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money spent to replace damaged iron. समझ में आ गया? ठीक है। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की बात करते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द, देखो स्पेशली अगर मैं रेंसिडिटी की बात करूं, परफेक्ट एग्जांपल गर्मियों में देखने को मिलता है आजकल के टाइम। भाई होता क्या है कि अगर काफी देर तक खाना बाहर रह जाता है तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। और जैसे ही वो खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। उसका मतलब वो फूड क्या हो गया? रैंसिड। और रैंसिड होने का रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा खाना होता है उसमें क्या होता है? फैट्स एंड ऑयल। तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दे बिकम रैंसिड। रैंसिड का मतलब टेस्टलेस हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। समझ पा रहे हो? ठीक है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब इसका बचाव क्या है? आप खाने को कहाँ पे रखते हो? एक रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना। रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन गैस। रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या होती है? एंटीऑक्सीडेंट गैस। कैसी गैस होती है? एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन होने से खाने को बचाता है। आपने चिप्स लिए होंगे,
गैस होती है ना, जैसे खोलते हो गैस होती है, फूला हुआ होता है, वो क्या हुआ, एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है। तो काफी देर तक अगर जब आप चिप्स को खोलते हो तो थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिनों के बाद देखो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, करारा बन, तो क्या हो गए, वो ऑक्सीडाइज। काफी देर के बाद रखोगे तो स्मेल भी आना शुरू हो जाता है, आप कहते हो तो खराब, वो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो, क्योंकि वो गैस तो हट गई। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट उसको रोकता है। क्या लिखा हुआ है देखो, यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो होता है बहुत स्लो हो जाता है। Do you know that chips manufacturer usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? क्या हुआ था, क्यों हुआ था चेंज, क्या हुआ था, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव उसने क्या किया, सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, तो आयरन के साथ सल्फेट आ गया, तो इसका कलर कैसा हो गया था, ब्राउनिश हो गया था। और जो कॉपर सल्फेट से कॉपर बन गया तो कलर क्या हो गया, फेड हो गया। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन, तो येलो प्रेसिपिटेट वाला एग्जांपल दे देना। कहता जो एक्टिविटी 1.10 में था कौन सा, सोडियम सल्फेट, और जो किया था वो एग्जांपल नहीं देना, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड किया था ना, वो नहीं देना, तो ये वाला दे देंगे। क्या था, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, क्या बन गया था, लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट, बस वो एग्जांपल दे देना। फिर आपको कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रेड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो जी क्या है, तो ये आपका सोडियम से हो गया सोडियम ऑक्साइड, तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और ऑक्सीजन रेड्यूस्ड हो गया, ये तो अभी किया था आपने। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का मतलब रिडक्शन, और हाइड्रोजन से वाटर का मतलब ऑक्सीडेशन। हो गया क्लियर, ठीक है। कि अब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, बताओ जी, जस्ट वेव योर हैंड, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, जस्ट वेव योर हैंड, आराम से देखो, इनकरेक्ट पूछा है पहले बताया, आप बताओ ना, दीदी आप बताओ, सोच समझ के, हाँ जी दीदी आप बताओ। आपको बताना है इनकरेक्ट, ठीक है। पहले तो आप रिएक्शन को देखो, ये आपका ट्वाइस ऑफ PbO प्लस कार्बन गिव्स ट्वाइस ऑफ Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एग्री करते हो, यही है ना। तो लेड ऑक्साइड से बन गया लेड, इसका मतलब आप ये कहोगे कि जो भैया लेड ऑक्साइड है मेरा, वो रेड्यूस्ड हो, वो क्या हो गया, रेड्यूस्ड हो। कार्बन से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहोगे भैया जो मेरा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या इन दोनों में कोई शक, कोई डाउट, क्या आप एग्री करते हो। अब ऑप्शन में आ जाओ, वो तो कह रहा लेड रेड्यूस्ड हो गया तो गलत, मैंने कहा था रिएक्टेंट को लेके बात हो। फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये भी गलत, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो बस यही इनकरेक्ट है आपका। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या कहा जा रहा है, Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड Fe, ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव उसने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन राइट। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपको कहा जा रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर, क्या होगा, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा आपका आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, अकेला हाइड्रोजन कभी भी नहीं,
प्लस में एच कभी नहीं होगा, वो हमेशा एज अ गैस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट आर इक्वल। व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस? इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग के प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, क्वेश्चंस कैसे करना है बैलेंसिंग ये मैं आपको बता चुका हूं। सीधा आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक में हीट हम क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। ये एग्री करते हो आप? इसको आप जब, और गिव एग्जांपल कहा गया, क्या कहा गया? गिव एग्जांपल। जब आप एग्जांपल्स दोगे तो इस तरह से आप एग्जांपल दोगे। व्हेन हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब एक रिएक्शन से हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, याद है ना? सॉल्यूशन ऑफ, ये किसका सॉल्यूशन है? क्विकलाइम का। क्या बन गया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्लाइम प्लस हीट। अब प्लस हीट आ गया तो हीट यहाँ पे क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अनदर, व्हेन हीट इज इन्वॉल्व्ड यानी कि एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे ये हो तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट, एरो के ऊपर हीट का मतलब जब आप इस रिएक्शन को हीट दोगे। अच्छा, मैंने आज आपको एक और एग्जांपल दिया था एंडोथर्मिक का, क्या हुआ था उसमें? यही तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो एंडोथर्मिक तुम्हें समझ में नहीं आया। भैया एक टेस्ट ट्यूब है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो ठंडा हो गया, इसका मतलब उस रिएक्शन ने उस टेस्ट ट्यूब की हीट को ले लिया, तो रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर ली ना हीट, तभी तो वो कोल्ड सेंसेशन हुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्राइटेरिया है आपका, वो कंडीशन है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत, और जनरली स्टूडेंट उसको क्या करके आते हैं? एक्सोथर्मिक। जैसा अभी दीदी के दिमाग में भी आ गया। ये चीज ध्यान रखना, नॉर्मल टेम्परेचर से वो और ठंडा होने का मतलब उस रिएक्शन ने उसकी हीट को ले लिया, तो रिएक्शन ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसी की तरह तो है। फिर हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वो क्या है आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। ये भी हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन में क्या कहा था मैंने, कि जो हम खाना खाते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज। और फिर जब हम ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है, इससे हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है? वाटर, और प्लस क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज होती है ना, दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ पा रहे हो इस चीज को? वो देखो, इस तरह से एक्सप्लेन करोगे आप। जब आप अपना आंसर दोगे तो कुछ इस तरह से देना आप पहले तो ये रिएक्शन लिखोगे, ग्लूकोज इसका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज एन रेस्पिरेशन रिएक्शन। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इसमें क्या होता है? व्हेन वी ब्रेथ ऑक्सीजन एंटर्स अवर लंग्स। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग बोथ आर नॉट सेम। जब आप ब्रीथिंग की हम बात करते हो तो फाउल स्मेल भी तो आप ले लेते हो, फिर बाहर जाओ कहते हैं ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है, वो ब्रीथिंग है। लेकिन जब रेस्पिरेशन की बात होती है तो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेसिफिकली। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी, बाय दिस प्रोसेस। जब हम ब्रेथ, व्हेन वी ब्रीथ, तो किसकी बात हो रही है? स्पेसिफिकली सिर्फ ऑक्सीजन की तो बात हो रही है। When we breathe, oxygen enters our lungs, then carry to the millions of cells जो हमारी बॉडी में होते हैं, present in our body. Oxygen react with the glucose, gets oxidized to produce carbon dioxide and water with the liberation of it. Carbon dioxide and water with the liberation of it. ये important point है, ये लिखना जरूरी है। Hence it is considered as an exothermic reaction. ये भी क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। इसके बाद why are decomposition reaction called the positive combination? ये सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन A plus B gives AB, डिकम्पोजिशन A plus B है ना। राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, आप इक्वेशन लिख के दिखा दोगे। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कहोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, decomposition reaction are those
in which a compound breaks down to form two or more substances. AB break होके क्या बन गया? A plus B. And these reactions require a source of energy. ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड था वो अपने आप थोड़ी ना ब्रेक हो गया था। सिल्वर क्लोराइड कैसे ब्रेक हुआ था आपका? सनलाइट जब उसमें फॉल करती है, सनलाइट ने फॉल किया तो क्या बन गया? सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई। तो वो यही कह रहा है, रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो आपके डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है? थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गया? ऑटोलिटिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और थर्मल का हीट। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो जब आपको एग्जाम्पल की बात की गई है तो एग्जाम्पल आपको इस तरह से, भाई H2O, ये आपने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दिया, ये तो आपने पूरा वो मग वाली एक्टिविटी की है। एक में गैस जो हुई थी डबल क्वांटिटी में आई थी, कौन सी वाली? H2, क्योंकि यहाँ पे डबल क्वांटिटी में होता है। जब हमने वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस किया, वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कॉम्बिनेशन में A प्लस बी गिव्स AB, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दो, इसी को ऐसे दिखा दो। तो आपने दिखा दिया एक्जैक्टली रिवर्सिबल है, यहाँ पे वाटर मिल गया प्लस एनर्जी मिल गया आपका। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसके बाद बताओ, 12, 13, 14, 15, 16 कौन सा डिस्कस करना चाहते हैं? एक मिनट, वन बाय वन। पहले दीदियां बताओ, 12 से लेके 16 तक कोई क्वेश्चन जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हो? 12 से लेके 16 तक। 14, 14 के अलावा कोई नहीं? 14 देखो। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper। रिफाइनिंग का मतलब बताता हूँ। सिल्वर जो है किसके साथ है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपको रिफाइनिंग का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए सिल्वर। तो आपको सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को यहाँ पे रखना पड़ेगा जो नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दे, तभी तो सिल्वर मिलेगा। वो आपने क्या ले लिया? कॉपर। जैसे आपने कॉपर को रखा, इसने नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दिया, एंड यू विल गेट सिल्वर। ये है आपका एक क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? और कोई 16 तक? 17 पर आ जाओ जी। 17 में कहा जा रहा है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। जैसे ब्राउन कलर आए तो दिमाग में क्या आएगा? बस कॉपर। ऑन हीटिंग, आपने हीट किया तो प्लस ऑक्सीजन। इसीलिए एक्टिविटी लाइन टू लाइन, जब आप एनसीईआरटी में घुस जाते हो तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है फिर। अभी किया ना एक्टिविटी, आप पढ़ते समझ में आ गया, हाँ ये तो भी किया था हमने। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, तो क्या बन गया जी? कॉपर ऑक्साइड। नेम द एलिमेंट एक्स, बता दो जी कॉपर। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड बता दो जी, कॉपर ऑक्साइड। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन? ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, टू प्रिवेंट आयरन टू गेट इट corroded। क्योंकि आयरन के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब आप उसको पेंट कर देते हो तो ऑक्सीडेशन से उसको प्रिवेंट कर देते हो, तो रस्ट नहीं होगा। ऑयल एंड फूड कंटेनिंग आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो ऑयली फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, इससे वो रैंसिड ना हो जाए। ये इसका आंसर है। कोरोजन क्या होता है? हो गया क्लियर। रेंसिडिटी क्या है? समझ में आ गया। चैप्टर हमारा खत्म हो गया। रेंसिडिटी में क्या होता है? जो आपका खाना होता है उसमें फैट और ऑयल होता है, तो अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसमें उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो रैंसिड क्यों हुआ? क्योंकि वो खाना आपका ऑक्सीडाइज हो गया। खाना ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? क्योंकि उसमें क्या था? फैट और ऑयल, इसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो गया। तो आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज करना होता है? एंटीऑक्सीडेंट, लाइक नाइट्रोजन गैस। तो आप खाने को फ्रीज में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है जो उसको ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब अपोजिट, तो वो ऑक्सीडेशन को स्लो कर देती है। अब ऐसे नहीं आप महीना भर खाना रखोगे खराब ही नहीं, लेकिन वो धीरे 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 ऑक्सीडाइज। अब ऐसा तो नहीं दाल रखी है कि अप्रैल में रखिए मई में खाओ, ये ना मेरे भाई। 2-3 दिन, 1-2 दिन तो चल जाता है, 1-2 दिन तक उसको बचा के रखो, स्लोली स्लो हो जाता है ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? ठीक है।
So first chapter has been completed. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.